हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस नए लेक्चर से हम एरोलास्टिसिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम एरोलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे। क्या होता है एरोलास्टिसिटी, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पैक्ट होता है इसका एक्चुअल एयरक्राफ्ट जब आप डिजाइन करते हैं और जब ये फ्लाई करता है, और अगर एरोलास्टिसिटी फिनोमिना हैपन हुआ तो एयरक्राफ्ट के साथ क्या हो सकता है। ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए तीन चीज। पहला आइनर्शिया, दूसरा इलास्टिसिटी और तीसरा एरोडायनामिक्स। तो अगर इन तीनों को अगर हम एक ट्राइंगल में रखें, ठीक है, तो जो इंटरेक्शन होगा इलास्टिसिटी और आइनर्शिया का, उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन या स्ट्रक्चरल डायनामिक्स भी आप कह सकते हैं। हमने पढ़ाया है आयलर बेंडिंग इक्वेशन में ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एस स्क्वायर, जहां पर आप डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम निकाले थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई एंड आई, आइनर्शिया एंड ई, ये दोनों मिलकर के मैकेनिकल वाइब्रेशन या स्ट्रक्चरल डायनामिक्स बनाते हैं। ठीक है। अगर हम एरोडायनामिक्स और इलास्टिसिटी को सिर्फ कंसीडर करें तो वो होगा स्टैटिक एरोलास्टिसिटी, और अगर हम एरोडायनामिक और आइनर्शिया को कंसीडर करें तो वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स होगा, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल मॉड एक्टिवेट नहीं है। सिंपली ये रिजिड बॉडी है, या आप रिजिड बॉडी फ्लाइट मैकेनिक्स पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो इस बेसिस पे ड्राइव किया जाता है। ठीक है। अब इन तीनों को अगर मिला देंगे तो हम डायनामिक एरोलास्टिसिटी इसको कहेंगे, जो कि एक्चुअल में जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एरोलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल होता है। ठीक है। अब अब आपको पता है कि हाँ, स्टैटिक एरोलास्टिसिटी होती है और डायनामिक एरोलास्टिसिटी होती है। तो स्टैटिक में क्या होगा? स्टैटिक में पहला होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब जो लिफ्ट पे ये जो लोड, लिफ्ट लोड जो विंग पे लग रहा है, वो आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा भी, इलेप्टिकल होता है, राइट। पर अगर ये विंग फ्लेक्स हो जाए तो वो केस ऐसा नहीं रहेगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा। तो इसको बोलते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। हो सकता है रूट पे ज्यादा हो जाए, उसके बाद थोड़ा कम हो जाए, फिर ज्यादा हो जाए, फिर कम हो जाए। एक पैटर्न जैसे इलेप्टिकल में है वैसा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। दूसरा दूसरा है डाइवर्जेंस। जब मैं डाइवर्जेंस की बात कर सकता हूं तो विंग डाइवर्जेंस। ठीक है। या अगर 2D केस में करें तो एयरफॉयल डाइवर्जेंस। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये बॉडी रिजिड नहीं है, फ्लेक्स हो रही है, तो वो ट्विस्ट हो सकता है, राइट। तो जो जिस एंगल पर एंगल ऑफ अटैक पर रिजिड बॉडी के केस में फ्लाई हो रहा था, एंगल ऑफ अटैक मतलब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड कॉर्ड लाइन। ओके। कॉर्ड इज इफ यू ज्वाइन लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, एक एयरफॉइल में, इसको कॉर्ड लाइन बोलते हैं। वेलोसिटी वेक्टर से कैसा जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो एंगल ऑफ अटैक पर रिजिड बॉडी के केस में फ्लाई कर रहे हो, वो अब वो एंगल ऑफ अटैक नहीं रहेगा, क्योंकि विंग ट्विस्ट की वजह से वो बदल जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ विंग ट्विस्ट। एयरफॉइल के केस में भी 3D, और जब आप 3D में कन्वर्ट करोगे तो 3D के केस में भी एक डेरिवेशन और कुछ इंटरप्रिटेशन निकल करके आएगी। ठीक है। अब ये होगा एयरक्राफ्ट फ्लाई हो रहा है तो लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। तो किस स्पीड पर ये विंग डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज मतलब अगर मान लीजिए पूरी डाइवर्ज हो गया तो ये विंग पूरी 90 डिग्री हो जाएगा, एक ट्विस्ट। तो किस स्पीड पे होगी, ऐसे डिजाइनर आपको वो कितनी स्पीड होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो वो ज्यादा फेवरेबल रहेगा, इस सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। जो तीसरा आ गया है वो कंट्रोल रिवर्स। देखा होगा कि एयरक्राफ्ट को जैसे चेंज कराने के लिए उसके ओरिएंटेशन को कंट्रोल सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। एलिवेटर को डिफ्लेक्ट करके पिच चेंज कर सकते हैं, रडर को आप साइड स्लिप कंट्रोल कर सकते हैं, या के लिए भी, टर्न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द टर्न एलेरॉन से होता है, एलेरॉन डिफ्लेक्ट करके भी आप बैंक करके या करते हैं। ठीक है। अब जब आप बैंक करते हो फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट को, तो इस एलेरॉन को डाउन करते हो, यहाँ लिफ्ट बढ़ाते हो, इस एलेरॉन को अप करते हो, यहाँ लिफ्ट घटाते हो, तब जाकर के
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट एक नेट मोमेंट जनरेट होता है जो एयरक्राफ्ट को बैंक करता है, और बैंक की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है जो कि एयरक्राफ्ट को टर्न करता है। अब वो बैंक क्यों हुआ? क्योंकि एलेरॉन को डाउन डिफ्लेक्ट किया। अब हो सकता है अगर डाउन डिफ्लेक्ट किया है तो ट्विस्टिंग के वजह से वो एलेरॉन उल्टा बिहेव करने लगे, इंस्टेड ऑफ बैंक कराने का हो सकता है वो बैंक ना करा पाए या उल्टे डायरेक्शन में बैंक करने दे, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिवर्सन। इसका मतलब एलेरॉन डिफ्लेक्ट करने के बाद विंग ट्विस्ट के वजह से जो लिफ्ट यहां पर एल प्लस डेल्टा एल होनी चाहिए थी वो एल प्लस डेल्टा एल नहीं हो रही, वो उल्टा केस हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो एयरक्राफ्ट बैंक ही ना हो या उल्टे डायरेक्शन में बैंक होने लगे, तो उसको कंट्रोल रिवर्सल बोलते हैं। तो जो करना चाह रहे उसका उल्टा हो रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करें। तो जब स्टैटिक इसमें ये सब स्टैटिक एरोइलास्टिसिटी के अंदर आएगा। दूसरा जो पार्ट है डायनामिक एरोइलास्टिसिटी, उसमें पहला चीज है फ्लटर। देखिए, अगर हमने बताया है आइनर्शिया, एरोडायनामिक, इलास्टिसिटी, तो अब कपलिंग भी होगी, राइट? तो इन कपलिंग की वजह से ये फिनोमिना एक्टिवेट होते हैं फ्लटर, जो कि धीरे धीरे करके वो डाइवर्जिंग मोशन एम्पलीट्यूड जो है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो ऐसा केस आता है कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्लटर के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद होता है बफेटिंग। विंग से निकला हुआ एयर फ्लो टेल पे हिट करता है, पुअर एयर फ्लो होता है जिसकी वजह से टेल ऑक्सीलेट करने लगता है। ठीक है, डिस्टर्ब एयर फ्लो की वजह से, उसको बफेटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक, और जो भी रिस्पॉन्स आया उसका आप डायनेमिक रिस्पॉन्स एनालाइज करिएगा, तो डायनेमिक रिस्पॉन्स भी एक पार्ट होता है डायनेमिक एरोइलास्टिसिटी का। तो ये सब बेसिकली एरोइलास्टिसिटी में आते हैं। तो धीरे धीरे करके हम इन चीजों को कवर करेंगे। और जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं पहले से, वही नोटेशन यहां भी यूज होगा। तो मान लीजिए कि अगर कोई लेक्चर में हमने लिख दिया लिफ्ट इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर एस इंटू सी एल, तो यहां पर रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, ट्रू एयर स्पीड है। ठीक है, वी मतलब ट्रू स्पीड, ट्रू वेलोसिटी। ओके, एस विंग रेफरेंस एरिया है, सीएल लिफ्ट कोएफिशिएंट है। तो हो सकता है कि कई लेक्चरों में मैं वो बार बार उसका नोमेनक्लेचर मैं ना बताऊं, क्योंकि काफी सारे लेक्चरों में मैं बता चुका हूं, तो वो स्टैंडर्ड ही मैं लेकर के चल रहा हूं पूरे लेक्चर में। ठीक है, जैसे ड्रैग को हाफ रो वी स्क्वायर एस इंटू सी डी, तो यहाँ पर सी डी ड्रैग कोएफिशिएंट हुआ। ठीक है, एम को मैं पिचिंग मोमेंट से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये सब सी एम पिचिंग मोमेंट कोएफिशिएंट है। ठीक है, सी एल नॉट जो है वो लिफ्ट एट ए जीरो एंगल ऑफ अटैक है, राइट? तो एंड अल्फा इज एंगल ऑफ अटैक है, सी एल अल्फा इज लिफ्ट कट स्लोप है। तो ये नोटेशन मैं थ्रू आउट द लेक्चर एरोइलास्टिसिटी में यूज करता रहूंगा। तो हो सकता है कि मैं कई लेक्चरों में वो बार बार वो चीज को रिपीट ना करूं कि वी वेलोसिटी है एंड एस विंग रेफरेंस एरिया है। पर एनी हाउ अगर कोई फर्स्ट लेक्चर अगर कोई ऐसा देख रहा है तो वो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं उसी समय उसको गाइड भी कर दूंगा कि आपको कौन कौन से और लेक्चर देखने चाहिए यहाँ से पिकअप करने के लिए। ठीक है, मैं अब आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं जो 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 कि बताएंगे कि ये जो एरोइलास्टिसिटी है उसका कितना महत्व होता है एयरक्राफ्ट डिजाइन में। जनरली जब हम रिजिड बॉडी करके एयरक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं और वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो छोटा अगर एयरक्राफ्ट है तो इट इज ओके, बट जब लार्ज साइज में हम विंग को डिजाइन करते हैं जिसका स्पैन 5-6 मीटर से लेकर के 20-25 मीटर तक रहता है, तो और वेट भी बढ़ता चला जाता है, आइनर्शिया भी बढ़ता चला जाता है, तो उस केस में एरोइलास्टिसिटी का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। क्योंकि एरोइलास्टिसिटी में जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे तो मैंने आपको अपने सिस्टम डायनेमिक्स एंड कंट्रोल मैट 11 सिमलिंग वाले कोर्स में और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ाई थी, जिसमें यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू डॉट मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स बॉडी एक्स वाई एंड जेड, एंड देन रोल रेट, पिच रेट एंड या रेट जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो रोल पिच एंड या मतलब पी डॉट क्यू डॉट आर डॉट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड देन फाइव डॉट थीटा डॉट साई डॉट मतलब आइलर रेट्स, एंड फाइनली पोजीशन का रेट
एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट और एच डॉट, ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था, ये रिजिड बॉडी। पर आप जब एरोलास्टिसिटी पास कंसीडर करोगे तो 4 और स्टेट बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल विंग का डिस्प्लेसमेंट एंड देन उसका डेरिवेटिव वेलोसिटी एंड देन विंग का ट्विस्ट उसका डेरिवेटिव थीटा टी डॉट, तो वो 4 और ऐड हो गए, तो 12 और 4 16 स्टेट हो गए। ठीक है। अब जब भी हम किसी फ्लाइट कंट्रोलर किसी एयरक्राफ्ट का बनाते हैं तो मॉडल पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब मॉडल से हम गेन को ट्यून करते हैं, कौन सा प्रोपोर्शनल, कौन सा डेरिवेटिव, कौन सा कितना इंटीग्रल गेन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मेरा मॉडल ही गलत है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने रिजिड बॉडी ले लिया, स्ट्रक्चरल का मॉड कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है, तो फिर गलत कंट्रोलर डिजाइन होगा, और गलत कंट्रोलर डिजाइन होगा तो गलत इनपुट सप्लाई होगा, और गलत इनपुट सप्लाई होगा तो जो आप रिस्पॉन्स एयरक्राफ्ट से चाहते हो वैसा वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। या फिर उसके बाद एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आ गई जो कि एयरक्राफ्ट, पूरे एयरक्राफ्ट को या विंग को फ्लेक्स कर दिया, और कंट्रोलर उस हिसाब से नहीं डिजाइन कर रहे हो ताकि उस चीज को कंपनसेट कर सके, तो यहां भी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो ऐसे एयरक्राफ्ट डिजाइनर, ऐसे एरोस्पेस इंजीनियर, आपको एरोलास्टिसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है। और एरोलास्टिसिटी का कितना महत्व है आप इन वीडियो से जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।